हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही इजी और क्रिस्प वे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करा है। इवन पूरी एनसीईआरटी में जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओवरव्यू, चलिए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो साउथ एशियन रीजन में पाई जाती हैं, वो कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल अटेंशन जो था वो साउथ एशिया की तरफ जो था वो अट्रैक्ट हो रहा था। इंडिया पाकिस्तान जो था न्यूक्लियर पावर्स बन गया था, इंटरनेशनल लेवल पर फोकस हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान की पावर पर। साथ में हम देखेंगे कि क्या क्या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे बॉर्डर पर, वाटर डिस्प्यूट्स, इंसर्जेंसी, एथनिक स्ट्राइव्स, रिसोर्स शेयरिंग, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी। साथ साथ में हम देखेंगे कैसे इंस्टेबिलिटी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर चल रहे थे साउथ एशियन कंट्रीज में। हर हम कंट्री को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और हम समझेंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट और कॉरपोरेशन बनाया गया साउथ एशियन नेशंस के बीच में। और हम देखेंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कितना रोल हुआ ये रीजनल जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखने में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग साउथ एशिया। तो बेसिकली अब हम जान लेते हैं कि साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो लाई करती है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो साउथ एशिया का पार्ट है। तो साउथ एशिया इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो सारी कंट्रीज हैं ये साउथ एशिया का पार्ट है। अब जो नेचुरल बाउंड्रीज देता है हमारे साउथ एशियन रीजन को वो है हिमालयाज इन नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में हिमालयाज लगता है, और जो साउथ है वहाँ पे इंडियन ओशियन है, और वेस्ट में अरेबियन सी लगता है, और ईस्ट में वे ऑफ बंगाल लगता है। ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल बाउंड्री देती है हमारे साउथ एशियन रीजन को। अब जो अफगानिस्तान और म्यांमार है उसको भी कभी कभी हम रीजनल डिस्कशंस में इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि ये साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, परंतु हम इनको कभी कभी रीजनल डिस्कशंस में इंक्लूड कर लेते हैं। और चाइना भी बहुत मेजर रोल निभाता है, बट जो चाइना है वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इन साउथ एशिया, मतलब कैसे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी रही है, डेमोक्रेसी रही है या मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, क्या क्या हमने इंस्टीट्यूशंस अपनाए हैं कंट्रीज को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका की। बहुत सारी हमने देखी प्रॉब्लम्स, देखी लिमिटेशंस देखी, बट उसके बाद भी हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा इंडिया और श्रीलंका में वो फंक्शनिंग था सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया और श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेटिक रूल रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी वहां पर स्ट्रेंथन हुई है, मतलब स्ट्रेंथ में आई है पोस्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद से बांग्लादेश और नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो पावर में आई है, स्ट्रेंथ में आई है। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था 2008 तक, अब वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन चुका है। मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स जो है वो सल्तनत रूल रहा वहां पर 1968 तक, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बना वो। अब 2005 के बाद से मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया है मालदीव्स के अंदर। अब हम बात करेंगे नेपाल और पाकिस्तान की। वहां पर मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। जैसे कि हम पाकिस्तान को देखेंगे तो ऑल्टरनेटेड बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री रूल, मतलब वहां पे सिविलियन रूल भी लगता रहा है और मिलिट्री रूल भी लगता रहा है। सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999, तख्ता पलट हुई थी वहां पर 1999 में, और वहां पर मिलिट्री रूल लग गया था। फिर इट रिटर्न टू सिविलियन रूल इन 2008, फिर से सिविलियन रूल लग गया 2008 में। अब नेपाल देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा 2006 तक, उसके बाद इट बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 2008।
अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस क्या है साउथ एशियन नेशंस की। मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है, डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मिक्स्ड है, बट तब भी जो साउथ एशियन नेशन के लोग हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बात करते हैं। रिच हों या पुअर हों या कोई भी रिलीजन के लोग हों, सबके सब जो हैं वो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर वो सिर्फ डेमोक्रेसी को ही फेवर करते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखी, साउथ एशिया के बारे में हमने थोड़ा कुछ जाना। अब हम डिटेल में जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अगर हम इसको एक स्टोरी के वे में देखेंगे, कुछ कीवर्ड्स याद करके देखेंगे तो हमें इजीली ये सारे की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ पाकिस्तान का तो जनरल आयूब खान जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और अपने आप को इलेक्ट घोषित कर दिया। मतलब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लग गया था इंडिपेंडेंस के बाद से ही। लोगों के बीच डिससेटिस्फैक्शन आया, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और आयूब खान को रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद ही वॉज रिप्लेस्ड बाय जनरल याया खान। जनरल याया खान जो थे नाउ ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन। अब याया खान के रूल के अंडर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। वॉर इंडिया के साथ भी चल रही थी पाकिस्तान की, तो उसकी वजह से उनका मिलिट्री रूल जो था वो वीक हो गया था। अब 1971 से 1977 तक जुल्फकार अली भुट्टो उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाई, मतलब इलेक्ट होकर वो आए और उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट चलाई 1971 से 1977 तक। अब बात कर लेते हैं 1977 में जनरल जियाउल हक आ गए और फिर से मिलिट्री रूल वहां पर लग गया। 1982 में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स वहां पर चलने लग गए अगेंस्ट जियाउल हक और 1988 में डेमोक्रेटिक रूल वापस आ गया अंडर द रूल ऑफ बेनजीर भुट्टो। बट फिर से 1999 में 10 साल बाद मिलिट्री ने फिर से जो था एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर कर लिया और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने जो वहाँ के पीएम थे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ उनको रिमूव कर दिया और अपना एडमिनिस्ट्रेशन पर हुकूमत जमा ली। 2001 में मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में इस वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप बुक से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पैराग्राफ के वे में उसमें समझाया गया है, बट अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही ईजीली क्रिस्प वे में ये सारे के सारे डेट्स याद हो जाएंगी। कैसे सबसे पहले जनरल आयूब खान आए, उसके बाद जनरल याया खान आए, उसके बाद कौन आए, जुल्फकार अली भुट्टो आए जिनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, फिर से मिलिट्री रूल लग गया, जनरल जिया उल हक आए, उसके बाद प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुई, फिर से डेमोक्रेटिक रूल आया, बेनजीर भुट्टो जो थे डेमोक्रेटिक रूल लाए, फिर से 10 साल बाद मिलिट्री ने ओवरकम कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन को, परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया नवाज शरीफ को उनकी पोजीशन से और 2001 में फिर परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इनको नोट्स के तौर पे लेंगे तो बहुत इजीली आपको पूरा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ आ जाएगा। फैक्टर्स बिहाइंड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। कभी डेमोक्रेटिक रूल आ रहा था, कभी वहाँ पर मिलिट्री रूल आ रहा था, कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही थी वहाँ पर? तो इसलिए हो रही थी क्योंकि मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओइंग एलिट्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे पावर को। मतलब मिलिट्री जो थी वो पावर को डोमिनेट कर रही थी, जो लैंड ओइंग एलिट्स थे वो पावर को डोमिनेट कर रहे थे। साथ साथ में जो ये फ्रिक्वेंटली मिलिट्री कूप्स जो थे हो रहे थे, जो तख्ता पलट हो रही थी, मिलिट्री जो तख्ता पलट कर दे रही थी बार बार, उसकी वजह से जो सिविलियन गवर्नमेंट्स थी वो वीक होते जा रही थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी वो वीक हो रही थी। इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से जो ये प्रो मिलिट्री फैक्शंस थे, जो मिलिट्री की फैक्शंस थे छोटे छोटे, ये जो थे ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे थे, मिलिट्री और ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथन हो रही थी। मिलिट्री जो थी वो पोर्ट्रे कर रही थी डेमोक्रेसी को एज अ शॉर्टिक और वीक। मतलब वो कह रहे थे जो जो डेमोक्रेसी वो बहुत वीक फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसा मिलिट्री उसको पोर्ट्रे कर रही थी। साथ में हम देखते हैं प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में कितना चल रहे थे।
जो पाकिस्तान के लोग थे वो डेमोक्रेसी चाह रहे थे, मिलिट्री का डोमिनेंस था, बट तब भी वहाँ पर पाकिस्तान की जो पब्लिक थी, आवाम थी, वो डेमोक्रेसी चाह रही थी। वहाँ की करेजियस और फ्री प्रेस जो था, उन्होंने इस मिलिट्री डोमिनेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक्टिव ह्यूमन राइट मूवमेंट्स वहाँ पर हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी का सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर मिलिट्री रूल। अब इंटरनेशनली भी ना बहुत सारी कंट्रीज जो थी, वेस्टर्न जो नेशंस थे, वो सपोर्ट कर रहे थे मिलिट्री रूल को। जैसे स्पेशली यूएसए जो था, यूएस जो था वो सपोर्ट कर रहा था उनके मिलिट्री रूल को। वहाँ पर जेन्युइन सपोर्ट डेमोक्रेटिक रूल के लिए कोई कर ही नहीं रहा था इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है। और फियर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म वहाँ पर बढ़ रहा था कि इस्लामिक टेररिज्म ना बढ़ जाए। कंसर्न ओवर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स फॉलिंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट हैंड। ये भी कंसर्न था कि जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, वो कहीं टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए, एक्सट्रीमिस्ट हैंड्स के हाथ में ना आ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में चल रही थी। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट था, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पर बांग्लादेश के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उस टाइम पर, वहां पर रिसेंटमेंट स्टार्ट कर दिया था लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि जो वहां पर इम्पोजिशन हो रहा था उर्दू लैंग्वेज का ओवर बंगाली लैंग्वेज। जो बांग्लादेश है अभी, वहां पर बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, बट उनके ऊपर इम्पोजिशन करा जा रहा था उर्दू का। साथ ही साथ अनफेयर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रीटमेंट भी मिलता था ईस्ट पाकिस्तानी लोगों को। अब क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग के हेड थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर ऑटोनॉमी। वो चाह रहे थे कि उनको ऑटोनॉमी मिले, उनको खुद की पावर मिले, ताकि वो ईस्टर्न रीजन में रूल कर पाए। अब 1970 का इलेक्शंस हुआ, अवामी लीग जो थी उसने मेजॉरिटी हासिल करी, और इतनी मेजॉरिटी थी कि वो खुद पूरे पाकिस्तान के अंदर सरकार बना सकते थे, और बनाने के लिए उन्होंने प्रपोज भी किया ये प्रपोजल। बट जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स थे, उन्होंने उनकी ये जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया, और मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। अब इस बीच क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, बंगाली लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसको सप्रेस किया गया। जनरल याया खान के अंडर में मिलिट्री ने मास किलिंग्स करी, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ में रेफ्यूजीज प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर बढ़ गया था, क्योंकि बांग्लादेश से लोग इंडिया के अंदर एज अ माइग्रेट आने लग गए थे, इलीगल माइग्रेशन करने लग गए थे। तो इंडिया जो था वो सपोर्ट करता था ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो डिमांड को इंडिया सपोर्ट करता था। इंडिया ने फाइनेंशियली और मिलिट्रीली हेल्प करी थी बांग्लादेश की टू बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन। फिर वॉर हुई 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एंड फिर ये कब खत्म हुई, जब पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया, और फॉर्मेशन हो गया बांग्लादेश का एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट। अब हम देखते हैं अर्ली डेमोक्रेटिक चैलेंजेस क्या क्या आए। अब जैसे ही बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, तो उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1972 में, और वहां पर उन्होंने स्टेब्लिश करा सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। फिर क्या हुआ, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, और बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, और बाकी सारी पार्टीज भी खत्म कर दी, और सिर्फ वन पार्टी रूल लगाया। मतलब अब सिर्फ अवामी लीग ही पॉलिटिकल इलेक्शंस को लड़ पाएगी, और सब लोग, सारी पार्टीज को उन्होंने खत्म कर दिया, वन पार्टी रूल बना दिया वहां पर। इससे क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टार्ट हो गया। वहां पे लोगों के अंदर टेंशन्स बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे बांग्लादेश के अंदर, ट्रेजिक डेवलपमेंट हो रहा था। एंड 1975 में फिर मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, इन मिलिट्री को तख्ता पलट हुआ, और मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। अब हम आगे देखते हैं। अब शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, हमने जैसे आगे वाली स्लाइड में देखा। उसके बाद न्यू मिलिट्री रूलर आया, जियाउर रहमान। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी
फॉर्म करी और इलेक्शंस जीते थे 1979 के, ठीक है। बट उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया, उनको भी मार दिया गया और फिर से दूसरा मिलिट्री टेक ओवर हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। अब लोग जो थे उनके अंदर भावनाएं जागने लग गई कि उनको क्या करना है, उनको अपनी देश में डेमोक्रेटिक रूल लाना है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गए, इसलिए इरशाद को जो थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लिमिट करना पड़ा। हालांकि वो 5 साल तक प्रेसिडेंट इलेक्टेड रहे। मास्ट फिर पब्लिक प्रोटेस्ट होने लग गए इरशाद के खिलाफ और उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी 1990 में। और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए 1991 में, तब से वहां पर डेमोक्रेसी आ चुकी है बांग्लादेश के अंदर और मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पर चल रहा है। नेपाल, मोनार्की टू डेमोक्रेसी। अब हम नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल जो था वो पहले हिंदू किंगडम हुआ करता था, लेटर इट फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लग गई। किंग जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे गवर्नमेंट को विद मिलिट्री सपोर्ट, और वहां पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी थी, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर डेमोक्रेसी चल रही थी। 1990 में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि उनको डेमोक्रेसी चाहिए, जिसकी वजह से जो किंग था उसको एक्सेप्ट करना पड़ा न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना और किंग को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। 1990s में माओइस्ट इंसर्जेंसी भी बढ़ गई थी। माओइस्ट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था मोनार्की के खिलाफ, और जो रूलिंग एलिट्स थे उनके खिलाफ आर्म रिबेलियन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मोनार्किस्ट वर्सेस डेमोक्रेट्स वर्सेस माओइस्ट, मतलब तीनों की तीनों आपस में लड़ रहे थे पावर के लिए। 2002 में किंग ने अबॉलिश कर दी पार्लियामेंट और डिसमिस द गवर्नमेंट, मतलब जो थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो नेपाल के अंदर चल रहा था वो भी अब खत्म हो गया था, क्योंकि जो किंग थे उन्होंने अबॉलिश कर दिया था पार्लियामेंट को। अब हम बात कर लेते हैं कैसे फिर से प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आए और मोनार्की कैसे खत्म हुई। ठीक है, तो 2006 में मैसिव प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा वहां पे प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर बाय 7 पार्टी अलायंस, एसपीए, बाय माओइस्ट एंड एक्टिविस्ट। इन सब ने जो मोनार्की थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद किसकी जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई, और किंग को पार्लियामेंट को फिर से रीस्टोर करना पड़ा 2006 में। फिर से पार्लियामेंट रीस्टोर हो गया, जो पहले 2002 में उन्होंने खत्म कर दिया था ना, पार्लियामेंट अबॉलिश कर दिया था, वो फिर से रीस्टोर हो गया 2006 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड और नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बना। डिबेट ऑन मोनार्की, अभी भी डिबेट चल रही थी मोनार्की के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें नॉमिनल मोनार्की रख लेनी चाहिए, मतलब नाम की मोनार्की रख लेनी चाहिए, बट जो माओइस्ट थे वो इसको अपोज कर रहे थे। साथ में अब 2008 में नेपाल ने अबॉलिश कर दिया मोनार्की को पूरी तरह से, और इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरी तरह से अब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। अब हम देखते हैं, माओइस्ट सस्पेंडेड आर्म स्ट्रगल बट डिमांडेड सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। जो माओइस्ट लोग थे उन्होंने आर्म स्ट्रगल तो छोड़ दिया, पर उन्होंने कहा कि हमारे डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ी सोशल और इकोनॉमिक ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो हमें हेल्प करें। साथ में वहाँ के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे नेपाल के, वो सस्पिशियस थे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या होगा नेपाल की इस गवर्नमेंट के ऊपर। साथ में 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी बचा हुआ चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो हमने दूसरा पार्ट इसका बनाया है। सो आई होप यू विल कंटिन्यू द सीरीज। आपको बहुत अच्छे से और इजी वे में सबको समझ आ जाएगा। इस पर मैंने बहुत ही ईजी और क्रिस्प वे में आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, जो कि आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो. And if you like the video, please share the video and subscribe to my channel.